दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण एवं उत्प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ उत्तराखंड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम सामाजिक गतिशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, और सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजिक गति, और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी-कभी संपूर्ण समूह की भिन्न परिस्थितियों के बीच होने वाले संक्रमण या परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलाइजेशन कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के संबंध में सबसे पहले पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, समस्तरीय गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता और विषम स्तरीय गतिशीलता। और आप जान लीजिए दोस्तों, जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे विषम स्तरीय या लंब गतिशीलता कहते हैं। इसके दो भाग हैं, आरोही गतिशीलता या ऊर्ध्व गतिशीलता और अवरोही गतिशीलता या अधो गतिशीलता। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। ऑप्शन है आपके ई बोगार्डस, पी.ए. सोरोकिन, मैक्स वेबर या जी सीमेल। तो सही उत्तर है पी.ए. सोरोकिन। सबसे पहले पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन देखिए, मिलर, लिपसेट, बेनडिक्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और लंबवत गतिशीलता के रूप में यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। ये उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले और विस्तार से सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन पी.ए. सोरोकिन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र सामाजिक गतिशीलता में किसने परिभाषित किया है। तो उत्तर है पी. सोरोकिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज या उदग्र सामाजिक गतिशीलता में पी. सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। अनुलोम, प्रतिलोम, राजनीतिकरण या प्रव्रजन। तो सही उत्तर है राजनीतिकरण। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो अनुलोम, प्रतिलोम और प्रव्रजन है ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, जबकि राजनीतिकरण राजनीति से संबंधित है, ये सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल और कुशल श्रमिक बन जाता है, यह किस प्रकार की गतिशीलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि जब एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है तो ये किस प्रकार की गतिशीलता है। देखिए, अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, लंबवत सामाजिक गतिशीलता या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंबवत सामाजिक गतिशीलता।
और आप जान लीजिए जब एक व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति का पद वही रहता है, केवल स्थान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक पद से ऊपर या नीचे की स्थिति पर काम करने के लिए कहा जाता है तो वह लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। उदाहरण के लिए एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल और कुशल श्रमिक बन जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदग्र गतिशीलता में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदग्र या लंबवत गतिशीलता में दोस्तों घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी शामिल है। और आप जान लीजिए कि किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाले ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और दोस्तों ये उदग्र गतिशीलता घटती हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में प्रतिष्ठा की सूचक है। अगला प्रश्न है कि उदग्र गतिशीलता किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, भूमिका में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, समूह में परिवर्तन या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। तो सही उत्तर है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन उदग्र गतिशीलता में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। जाति, गुण, योग्यता और उपलब्धि। तो सही उत्तर है जाति। कास्ट दोस्तों ये अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेकर अपनी योग्यता या गुणों अथवा उपलब्धियों के आधार पर समाज के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे ऊर्ध्वाधर या अनुलंबवत गतिशीलता कहते हैं। जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं पाई जाती है। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था उस कठोर व्यवस्था से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है, अर्थात जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदा से मौजूद रही है। संस्कृतिकरण से संबंधित आप देख लीजिए, ये प्रक्रिया जातियों में मात्र पद मूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक। यानी जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संबंधित जाति के पद सोपान क्रम में चढ़ाव मात्र होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार का परिवर्तन है। तो उत्तर है केवल एक स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता केवल एक स्थिति में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन जाता है, ये किसका उदाहरण है। तो आप जान लीजिए कि ये अंतःपीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है। जब एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन जाता है। और आप जान लीजिए कि जब कोई परंपरागत व्यवसाय यानी लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बनता है तो ये अंतःपीढ़ी गतिशीलता यानी इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का उदाहरण है। और इसी स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की तुलना में उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, ये किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए, क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्व गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या सामाजिक गतिशीलता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षैतिज गतिशीलता। दोस्तों आप जान लीजिए कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर जब फैक्ट्री मजदूर बन जाता है तो ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल गतिशीलता का उदाहरण है। और इस स्थिति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक पद में वो परिवर्तन क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है जब उसकी परिस्थिति यानी स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसको अभी हमने पहले प्रश्न में देखा है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर जब किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है तो ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन अथवा कौन सी, आपको बताना है कि जनजातीय। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों
आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि देखिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो किस प्रकार का होता है, तो उत्तर है जो अर्जन आधारित होता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे विषम स्तरीय या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेकर अपनी योग्यता या गुणों के आधार पर समाज के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे अर्जन आधारित समाज में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? तो आप जान लीजिए ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। और जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी परिवर्तनशील या ऐसे परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। क्योंकि एलआईसी के कलकत्ता ऑफिस में जो क्लर्क पद पर कार्यरत था उसका ट्रांसफर दिल्ली कार्यालय में उसी पद पर हो गया है और ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। और आप देख सकते हैं जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। और ये प्रश्न दिया गया है कि एलआईसी के क्लर्क के स्थानांतरण उसी पद पर हो रहा है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? आपको बताना है। आपको बताना है कि इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है मार्क अब्राम्स, डेविस ग्लास, थॉमस बॉटोमोर या रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर है डेविस ग्लास। ऑप्शन बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। इंग्लैंड और वेल्स में डेविड ग्लास ने अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन 1949 में किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में जो है व्यवसायिक प्रतिष्ठा पर 7 वर्ग मॉडल आधारित किया और इसमें पिता की परिस्थिति उनके पुत्रों के साथ तुलनात्मक रूप से परखी गई। 1972 में अगला मुख्य अध्ययन इंग्लैंड और वेल्स में सामाजिक गतिशीलता पर किया गया जो ऑक्सफोर्ड गतिशीलता अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जान लीजिए ये समाजशास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। ये कथन किसका है? तो ये प्रमुख समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस का कथन है। और आप जान लीजिए दोस्तों, गिडेंस का कहना है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता और एकजुटता अधिक होगी। तो याद रखिएगा। और इसके अलावा एक विचारक हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स का विश्वास है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर कमजोर वर्ग एकजुटता की ओर रुख करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? देखिए, वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों यानी रोल में परिवर्तन का अवसर और इसके अलावा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिस्थिति यानी स्टेटस में परिवर्तन के अवसर। ये एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। और आप देख सकते हैं कि एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर होना है। व्यक्तियों, परिवारों या अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति सामाजिक गतिशीलता कहलाती है और इस गति के परिणाम स्वरूप उस समाज में उस व्यक्ति या परिवार की दूसरों के सापेक्ष स्थिति बदल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि उद्यमिता से संबंधित है। और आप देखिए, पहला प्रश्न है उद्यमिता से संबंधित कि हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। और आप देख लीजिए दोस्तों, महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। महिला उद्यमी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नए कार्य सृजित करती है और समाज को प्रबंधन, संगठन और व्यावसायिक समस्याओं के भिन्न भिन्न समाधान उपलब्ध कराती है। किंतु फिर भी उद्यमियों में उनकी संख्या काफ़ी कम है।
महिला उद्यमियों को अक्सर अपने व्यवसाय शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में लिंग भेद आधारित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भेदभावपूर्ण संपत्ति, विवाह और उत्तराधिकार कानून, या फिर आप देखिए सांस्कृतिक परंपराएं, औपचारिक वित्त प्रणाली तक पहुंच न होना, सीमित गतिशीलता और सूचनाओं और नेटवर्क तक सीमित पहुंच। ये सभी हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल रही है। अगला प्रश्न है संयुक्त उद्यम कंपनी। दोस्तों, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है, इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं, और इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंधन के बीच अलगाव हो जाता है, और उपर्युक्त सभी। तो देख लीजिए, संयुक्त उद्यम कंपनियों की विशेषताओं में ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, संयुक्त उद्यम एक नया उद्यम है जिसके स्वामी दो या अधिक प्रतिभागी होते हैं। ये परिसंपत्तियों के उप समुच्चय का मिश्रण होता है जिसका अंशदान दो या अधिक व्यापारी कंपनियों द्वारा विशिष्ट प्रयोजन और सीमित अवधि के लिए किया जाता है। ये अनिवार्य रूप से मझोले से लेकर दीर्घकालीन संविदा होती है जो विशिष्ट और लचीला होता है। साधारणतः इसकी कई विशेषताएं होती हैं, और आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है संयुक्त उद्यम कंपनी, इसकी विशेषताओं में आप जान सकते हैं, जो संयुक्त उद्यम कंपनी होती है उसमें साझेदारी द्वारा रुपए, संपत्ति, प्रयास, ज्ञान, कौशल या सामान्य उपक्रम की अन्य परिसंपत्तियों का अंशदान होता है। उद्यम के विषय वस्तु में जो संयुक्त संपत्ति होती है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उद्यम के विषय वस्तु में संयुक्त संपत्ति हित होता है। उद्यम का पारस्परिक नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार होता है, और संपत्ति में भागीदारी का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिकरण का आशय क्या है? देखिए, ये औद्योगिकरण और उत्प्रवास से संबंधित जो है टॉपिक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिकरण का आशय क्या होता है। आप देखिए तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, औद्योगिकरण के आशय में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कि बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, तो ये सही नहीं है। संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, ये भी सही नहीं है। कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, बिल्कुल सही है। और विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना, ये भी सही नहीं है। दोस्तों, औद्योगिकरण कृषि भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना और अधिक से अधिक उद्योगों का विकास, ये औद्योगिकरण का आशय है। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। औद्योगिकरण को उद्योगवाद की स्थापना की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और औद्योगिकरण में कृषि व्यवसाय को छोड़ना होता है, उसके स्थान पर अन्य व्यवसायों में लगना होता है, और इस प्रकार औद्योगिकरण के दौरान नए उद्योगों की स्थापना के लिए कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम और ग्राम विकास पर बल। तो भारत में कम औद्योगिक उन्नति या कम औद्योगिक विकास का कारण है नगरीकरण की धीमी गति। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ये एक दूसरे से संबंधित और सहगामी प्रक्रियाएं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी स्थान पर उद्योग धंधों की स्थापना होने पर वो स्थान धीरे धीरे नगर का रूप ले लेता है और नगर उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। डेविस का मत है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और इस प्रकार भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह नगरीकरण की धीमी गति होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? देखिए, विवाह, जात तथा परिवार, राजनैतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं। तो सही उत्तर है, औद्योगिकरण के कारण भारत में विवाह, जाति और परिवार की संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। और दोस्तों, आप जान सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण परिवार संयुक्त परिवार से एकल या नाभिकीय परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं।
सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा एक साथ कार्य करते हुए देखा जा सकता है। जबकि औद्योगिकरण के पूर्व जाति आधारित कार्य बंटे थे, वहीं अब विवाह के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब विवाह, विशेषकर हिंदू विवाह, धार्मिक संस्कार न होकर विज्ञापन के माध्यम से वर वधू के जीवन वृत्ति पहले से तय कर दी जाती है और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इस तरह से औद्योगिकरण का भारत में सबसे अधिक प्रभाव विवाह, जाति और परिवार नामक संस्था पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है कैसा? नियोलोकल निवासगत ढांचा, बाईलोकल निवासगत ढांचा, पैट्रीलोकल निवासगत ढांचा या मैट्रीलोकल निवासगत ढांचा? तो सही उत्तर है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा नियोलोकल निवासगत ढांचा होता है। दोस्तों, जब विवाहित दंपत्ति न पति के स्वजनों के साथ रहे न पत्नी के परिवार में वरन नया घर बसा कर रहते हैं, तब इसे नव-स्थानीय परिवार कहते हैं। और औद्योगिक समाजों में निवास की दृष्टि से परिवार का यही रूप सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार किसी औद्योगिक समाज का ढांचा नियोलोकल निवास ढांचा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कथन है आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ये किसका कथन है? तो ये W.E. मूरे का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, W.E. मूरे का कहना है कि मॉडर्नाइजेशन इज फंक्शनली एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, W.E. मूरे का कथन है। इसी प्रकार A.T. जोन्स एक विचारक है, इनका मानना है कि आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का सीधा परिणाम है। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। एक विचारक हैं एन जैकब का कहना है दोस्तों, आप देखिए कि यद्यपि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण ऐतिहासिक प्रक्रिया से संबंधित हैं, वे स्वतंत्र और अलग प्रघटना हैं। आधुनिकीकरण बिना विकास के हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? देखिए, भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर, शिमला भिलाई आगरा, बनारस इलाहाबाद दुर्गापुर, अलीगढ़ बनारस मसूरी। तो ये जो शहरों का विकल्प है आपके पास है, कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। दोस्तों, आप जानते हैं कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वहाँ पर औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ और इन स्थलों पर इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे इन शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी। देखिए, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? ऑप्शन है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो सही उत्तर है धार्मिक। दोस्तों, भारत में कस्बे और शहर औद्योगिकरण के परिणाम नहीं हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः नगरीय सभ्यता थी और पूर्व औद्योगिक भारत में तीर्थ स्थान, राजधानियाँ, व्यापारिक केंद्र और बौद्धिक विकास तथा विश्वविद्यालय शहरों में केंद्रित थे। औद्योगिकरण के पहले वाराणसी, इलाहाबाद, तिरुपति, अमृतसर, अजमेर, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, पुणे, ढाका, नालंदा और तक्षशिला प्रसिद्ध शहर थे और आज तीर्थ स्थान वाले शहर व्यापार के केंद्र भी बन गए हैं। अयोध्या, मथुरा, गया आदि शहरों का विकास धार्मिक आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो देखिए, कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजित करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है, कल कारखाने की स्थापना करना या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है व्यापक अर्थ में उद्योग या इंडस्ट्री वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। ये दोस्तों, ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं व्याख्या कि उद्योग शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ में कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजित करना और व्यापक अर्थ में उद्योग के अंतर्गत प्राकृतिक उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? ऑप्शन है के डेविस, डेनियल बोग, केसी जकारिया या पी एन सोवानी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए,
के डेविस। दोस्तों, भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, ये कथन के डेविस का है। इस संदर्भ में दो विचार प्रचलित हैं। पहला विचार ये कि पाश्चात्य देशों में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चली है, नगरीकरण औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष नतीजा है। और दूसरा विचार ये है कि अधिकांश विकासशील देशों में औद्योगिकरण और नगरीकरण में संबंध नहीं है। तर्क ये दिया जाता है कि यहाँ नगरीकरण औद्योगिकरण से आगे निकल चुका है, यानी नगरीकरण जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि की है, सही है। उत्प्रवासन हर जगह समान है, सही नहीं है। अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही कथन 1 और 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस प्रश्न की व्याख्या कि दोस्तों, जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासन नगरीकरण में वृद्धि करता है, जिसके कारण नगर की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास या आउट माइग्रेशन या इमिग्रेशन कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि उत्प्रवासन जो है हर जगह समान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रवास संबंधित है किससे? जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से या उपर्युक्त सभी से? तो सही उत्तर है उत्प्रवास जनसंख्या से संबंधित है। और आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति ये इमिग्रेशन या उत्प्रवास कहलाती है, और वह व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। निवास की अवधि के अनुसार उत्प्रवास दो प्रकार का होता है, एक तो अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अस्थायी प्रवास में व्यक्ति देश के बाहर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जाता है, जबकि अस्थायी उत्प्रवास की अवधि में 1 वर्ष से कम की होती है, परंतु इसमें दूसरे देश से व्यवसाय आवश्यक होता है। उत्प्रवासियों में पर्यटक और कुछ समय के लिए जाने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है शरणार्थी, कंजर, इसके अलावा अप्रवासी या प्रवासी क्या कहलाते हैं? एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति, तो सही उत्तर है प्रवासी। दोस्तों, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति ये प्रवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रव्रजन के संबंध में सत्य है? पहला कथन है, देखिए, कि एक गांव छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना। दूसरा है कि अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी। तीसरा है नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक संरचना व्यक्ति की दिशा और दशा तय करती है, और उसी अनुरूप उसका मस्तिष्क प्रेरित होता है। जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से प्रवास या माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण घटना है। ये सीधे सीधे आंतरिक और बाह्य यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, जबकि राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत व्यक्ति देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रव्रजन की 4 धाराएं हैं: गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव और शहर से शहर। और सामाजिक परिवर्तन और प्रवास की दृष्टि से गांव से शहर की ओर होने वाला प्रवास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, देखिए, ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हमने सामाजिक गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण और उत्प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।